माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, यूजी और पीजी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम के अंदर इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हम ऐप के थ्रू चलाते हैं और उस ऐप का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर अपलोड किया हुआ है। तो आप उस ऐप से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज भी कर सकते हो। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन, चापकलन। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। क्या डेफिनेशन है रेक्टिफिकेशन की? तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई को ज्ञात करने का जो तरीका होता है, ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? चापकलन कहलाती है। ओके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। दो पॉइंट्स के बीच लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी? जैसे प्लेन कर्व का मतलब क्या होगा? हम किसी भी कर्व को कहां पे शो करते हैं? एक्स वाई प्लेन के अंदर। ओके, और हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व, y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है और उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं P और Q। P और Q, तो P से Q तक अगर हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करें तो, और इस लेंथ को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होगा, जो विधि होगी, जो मेथड होगा, वो क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, चापकलन कहलाता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। मेन जो है फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, तो फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए। ओके, हम केस फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए आप। कार्टेशियन कर्व, कार्तीय समीकरण। कहने का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास कर्व किस टाइप का हो? x और y में हो, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास लिमिट्स हो किसकी? x की, कहाँ से कहाँ? x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो? a हो, और q पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो? b हो, तब इस कर्व की लेंथ को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? देन, और हम सपोज कर लेते हैं आर्क पी क्यू इक्वल टू एस, देन एस। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन विद इन लिमिट ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? लिमिट्स अप्लाई करेंगे x फ्रॉम a टू b। तो ऐसा करते क्या होगा? हमें p से q के बीच की लेंथ मिलेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास, ये तो क्या नंबर फर्स्ट कि हमारे पास किसकी लिमिट हो? x की। ऐसा भी हो सकता है नंबर सेकंड, हमारे पास कर्व हो सकता है x और y के फॉर्म में, बट लिमिट्स हो सकती हैं y के रूप में, y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं a कॉमा सी और q के कोऑर्डिनेट लिखूं मैं b कॉमा डी। तो इसका मीनिंग क्या है? y की वैल्यू कहां से कहां तक है? c टू d। ओके, तो इस केस के अंदर s को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? s इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट y इक्वल टू सी टू डी इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर x की लिमिट्स हों, dx बाहर होगा और अंडर रूट के अंदर dx अपॉन में आएगा, और अगर हमारे पास y की लिमिट्स हैं तो dy बाहर होगा और अंडर रूट के अंदर dy अपॉन में होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला अगर हमारे याद है, हम दूसरा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। x की लिमिट dx बाहर अपॉन में dx, y की लिमिट्स dy बाहर लिखना है, अपॉन में क्या होगा, dy होगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखो आप केस सेकंड फॉर पैरामीट्रिक कर्व। हम नेक्स्ट केस सेकंड फॉर पैरामीट्रिक कर्व, अगर हमारे पास वक्र किस टाइप का हो, प्रचलित रूप में हो। ठीक है, कहने का मतलब इफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, f1 एंड f2। क्यों ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर, x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू a sin t। ओके, t का फंक्शन होगा, x और y दोनों ही। ठीक है, तो इस अगर कोई कर्व इस टाइप का है तो वो क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक कर्व। ऐसा भी हो सकता है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इक्वल टू आल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पैरामीटर कौन होगा, थीटा होगा। ऐसा भी हो सकता है x इक्वल टू a cos साई एंड y इक्वल टू a cos साई। कहने का मतलब यहाँ पर पैरामीटर कौन होगा, साई होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो अलग अलग कर्व, x इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t, दो अलग अलग। तो मैंने पहले को f1 लिखा, दूसरे को f2 लिखा, और हमारे पास क्या हो, लिमिट्स हो किसकी, पैरामीटर t फ्रॉम t1 टू t2। t की लिमिट्स हो कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2। कहने का मतलब p पर पैरामीटर यानी कि t इक्वल टू t1 है, और q पर पैरामीटर क्या हो, t इक्वल टू t2। तो हम s को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होगा s कैलकुलेट करने का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ विद इन लिमिट्स t1 टू t2। t1 से t2 हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और अंडर रूट के अंदर कौन सी टर्म आएगी, dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले याद रखना। अगर t की लिमिट है तो बाहर क्या आ रहा है, dt, और अपॉन में क्या है, dt है। ठीक है, सिमिट्री है सभी फॉर्मूले के अंदर। dx में अपॉन में क्या आ रहा था, dx, dy के अंदर अपॉन में क्या आ रहा था, dy, dt के अंदर अपॉन में क्या आ रहा है, dt आ रहा है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, पहले हम इस टर्म को तैयार करेंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, s, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, और लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन, चापकलन। ओके, अब नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, पोलर कर्व। अगर हमारे पास कर्व किस टाइप का हो, पोलर, ध्रुवीय वक्र, r और थीटा में हो, तो कहने का मतलब इफ r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, और हमारे पास थीटा की लिमिट्स हो, थीटा फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ठीक है, थीटा की लिमिट हो हमारे पास अल्फा टू बीटा। ओके, तो हम इस s को कैलकुलेट कर सकते हैं। s मीन्स आर्क पी क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा पॉइंट P पर थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा है, और पॉइंट Q पर थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा है। ठीक है, थीटा फ्रॉम अल्फा टू बीटा, इट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन P एंड Q। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, S इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू अल्फा टू बीटा, यहाँ पर हम थीटा की लिमिट अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और इस अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, डी थीटा आएगा। ओके, इस फॉर्मूले से हम इस एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसी के अंदर के सेकेंड
हमारे पास क्या हो, लिमिट्स ऑफ आर हों, आर की लिमिट्स हों, इफ आर फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, कहने का मतलब क्योंकि हम किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं आर और थीटा की फॉर्म में, वो इस टाइप से होते हैं, आर कोमा थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर P के कोऑर्डिनेट R1 कॉमा अल्फा हो और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो, R2 कॉमा बीटा, बिकॉज फर्स्ट कोऑर्डिनेट R होता है, सेकंड क्या होता है, थीटा। तो हम P से Q कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, S इक्वल टू इंटीग्रेशन R फ्रॉम R1 टू R2 अंडर रूट ऑफ, क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस R डी थीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी आर आएगा। ओके, इस फॉर्मूले का अपने को यूज करना है और बहुत ही सिंपल सी सिमेट्री है। अगर मल्टीप्लाई में डी थीटा है, थीटा की लिमिट्स हैं, तो अपॉन में क्या रहे, डी थीटा, मल्टीप्लाई में डी आर है तो आर की लिमिट्स है, अपॉन में क्या रहे, डी आर। ठीक है, तो बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए। ओके, और नेक्स्ट केस लिखिए आप, पेडल इक्वेशंस। अगर हमारे पास वक्र किस टाइप का हो, पदिक रूप में हो। अब नेक्स्ट केस नंबर 4, पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। कहने का मतलब इफ P इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, यानी कि पदिक समीकरण क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जो P और R में हो, और यहाँ पर P क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या कहलाता है, P कहलाता है। और हमारे पास लिमिट्स हों R फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो बहुत ही सिंपल है, देन S इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट R1 टू R2। ओके, और 100% क्या होगा, जब हम R की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, DR आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है R DR रूट ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की हो, पेडल इक्वेशन, और ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम के पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसका प्रूफ लिखिए आप, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो बहुत ही सिंपल, S और DR, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है S, राइट हैंड साइड के अंदर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, DR के रिस्पेक्ट। तो आप लिखिए सिंस DS अपॉन DR। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा होगा तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस R डी थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम था हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर चाप के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ आर्क। तो अब आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए आप। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस R डी थीटा अपॉन डी आर, ये क्या होता है, ये होता है tan फाई, tan ऑफ फाई, R डी थीटा अपॉन डी आर। और tan फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज sin फाई अपॉन cos फाई। ओके, और cos फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, साइन फाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब आपने क्या करना होगा, आप लिखिए सिंस P इक्वल टू R साइन फाई, ये रिलेशन होता है किस में, P और फाई में। तो यहां से हम साइन फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन फाई कितना आएगा, P अपॉन R, और ये इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, इसको नंबर 2 लिख देता हूं मैं। तो बाई 2 समीकरण 2 से साइन फाई का मान पुट करना, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा R डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू P अपॉन R अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बनेगा। और अगले स्टेप के अंदर अगर हम लोग यहां पर इसका एलसीएम लें, ठीक है,
अब इसके बाद इसका एलसीएम लेना। तो देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी अपॉन आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। और अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू आर स्क्वेयर का अंडर रूट से बाहर आर आएगा और कहाँ जाएगा ऊपर, तो दैट इज पी अपॉन आर इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। देन आर से आर कैंसल, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, पी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है, और अब आपने क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करो आप, देन बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से क्या है फर्स्ट, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस इसका होल स्क्वायर है, देखो आप आर डी थीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर, तो जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगेन एलसीएम, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल। देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो बनेगा डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू, हाँ भी अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा आर, और अपॉन में हमारे पास बनेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अब आपने क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, डी एस लिखेंगे हम, तो ऐसा करते ही आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इंटू डी आर, यानी कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों को अलग अलग करना। और अब आपने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा विद इन लिमिट्स R1 टू R2, क्यों, R की वैल्यू है हमारे पास R1 से R2, तो ऑन इंटीग्रेशन तो ds का s होगा, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आएगा r फ्रॉम R1 टू R2 r dr अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, और अपने को यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। ओके, तो अब ये फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए, कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कार्टेशियन फॉर्म, एक्स और वाई के रूप में हो, फिर मैंने आपको बताया पैरामीट्रिक फॉर्म, देन पोलर फॉर्म, और लास्ट में पैडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। ओके, तो मेन ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो हम 100% आंसर तक पहुंचेंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे फिर हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जरूर तैयार करिए आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज़। अभी नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 3, क्या स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 3 की। ओके, तो देखिए आप, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी क्यूबिकल पैराबोला, सेमी क्यूबिकल पैराबोला ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू द पॉइंट ए कॉमा ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है कि सेमी क्यूबिकल पैराबोला के वर्टेक्स से इस पॉइंट तक चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला को, अर्ध धन प्रबल्य। ठीक है, इसका इक्वेशन दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष मीन्स हेड, सिर। तो हमारा सिर देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, हमारी बॉडी के बिल्कुल सिमेट्रिकल सेंटर के अंदर लगा हुआ है ये। ठीक है, हमारा जो वर्टेक्स है, जो हमारा सिर है, कहाँ पे है, बॉडी के 2 इक्वल पार्ट करता है, जैसा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैसी बॉडी राइट हैंड साइड के अंदर होगी, सिमेट्रिकल पॉइंट होगा। तो अब मेन चीज़ है कि अपने को जो सेमी क्यूबिकल पैराबोला है इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, कर्व को ट्रेस करना,
वक्र को बनाना, ठीक है, टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर। तो कर्व ट्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं पावर्स ऑफ, सबसे पहले सिमेट्री। सिमेट्री तो देखो, सिमेट्री के लिए अगर किसी कर्व के अंदर y की पावर इवन हो तो वो कर्व क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप लिखिए इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, दिए गए वक्र का समीकरण, दैट इज ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और अब सिमेट्री के अंदर मैं देखो क्या कह रहा हूं यहां पर, y की पावर इवन देन सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, ऑल द पावर्स ऑफ y आर इवन देन गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। मैंने अभी क्या बोला है, सिर हमारा सिमेट्रिकल सेंटर में लगा हुआ है, देखिए आप, जैसा इधर वैसा ही इस साइड के अंदर। तो ऐसे ही इसका वर्टेक्स भी कहाँ पे होगा, उस लाइन के ऊपर होगा जिसके लिए कर्व कैसा है, सिमेट्रिकल। तो अभी हमने क्या लिखा है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो इट मीन्स जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दो आप, क्योंकि जब कर्व एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है तो 100% वो जंप मार के नहीं जा सकता यहाँ से, एक्स एक्सिस को काटेगा वो, और एक्स एक्सिस को काटेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0 होता है। y 0 पुट करिए आप, अगर हम इसमें y 0 पुट करेंगे तो x भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब कौन सा पॉइंट होगा, 0 0। ठीक है, और उसके बाद अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो y कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या आएगा, इमेजिनरी। ध्यान दो आप, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, देन y इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, इमेजिनरी। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट कर सकते हैं, x पॉजिटिव पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये इस टाइप का बनेगा, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, x बढ़ता जाएगा, y भी बढ़ता जाएगा। और टेंजेंट एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, सबसे लोएस्ट पावर की टर्म को 0 के बराबर पुट करना होता है टेंजेंट के लिए। तो पुट y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, किसके लिए, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा कौन सी है, मूल बिंदु पर टेंजेंट कौन सी है, तो लोएस्ट पावर की टर्म को 0 के बराबर रखना। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। x एक्सिस कौन है, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो ओरिजिन के ऊपर ये कर्व को टच करती है, तो फिर कर्व इसको ऐसे टच करता हुआ ऊपर बढ़ेगा, ऐसे ऊपर टच करेगा, ऐसे नीचे, तो इसका वर्टेक्स हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, अब अपने को क्या करना है, 0,0 से a तक लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करनी है। तो इसको नंबर 1 लिखिए आप, और अब लिखो s इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स 0,0 टू a, ओके, बहुत ही क्लियर। 0,0 आ गया वर्टेक्स। दूसरा पॉइंट कौन सा है, a, कहने का मतलब यहां पर होगा a, इस टाइप से डायग्राम बनेगा इसका, y एक्सिस a, तो अपने को इस आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसको मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, तो अब मेन फॉर्मूला लिखिए आप, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। अगर मैं मल्टीप्लाई में dx लिखूंगा तो x की लिमिट अप्लाई करूंगा, x 0 टू a, और फॉर्मूला क्या होगा, √1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx। बहुत ही सिंपल है कि जब आप x की लिमिट अप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई में dx आता है और फॉर्मूले के अंदर अपॉन में dx होता है। ओके, तो अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड,
और अब हमारा टारगेट है इसकी कैलकुलेशन करना। सबसे पहले हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे +1 और उसका अंडर रूट, ठीक है, देन इंटीग्रेशन। तो अब आइए आप सबसे पहले लिखिए आप बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है। तो लिख देना आप डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना। तो ऐसा करते देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का बनेगा a² a × 2y × dy/dx, y² का 2y बनेगा, फिर मल्टीप्लाई में y का कितना होगा dy/dx इक्वल टू x³ का कितना हो जाएगा 3x²। तो यहाँ से हम dy/dx लिख सकते हैं, दैट इज 3x² अपॉन 2ay। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आपने को क्या करना होगा, dy/dx का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले के लिए ज़रूरत है। देखो आप बस अब तो फॉर्मूला देखते जाओ और बनाते जाओ, इसकी पावर 2, और ऐसा करते ये कितना हो जाएगा 9x⁴ अपॉन 4a² × y², ठीक है। और अब जैसे ही y² बनता है, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले लेना आप। देखो आप यहाँ से y² कितना आएगा x³ अपॉन a, x³ अपॉन a। तो ये y² की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ से बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हुए। तो ये बनेगा 9x⁴ अपॉन 4a² और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा x³ अपॉन a, कहाँ से y² की वैल्यू पुट करना। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हमारे पास देखो क्या कुछ आ रहा है, अब हमारे पास बन रहा है dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 9x अपॉन 4a। ओके, कैसे, x³ से x⁴ कैंसिल होगी, x रह गया अकेला, और a से a की पावर कैंसिल होगी, यहाँ पर a बचा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9x अपॉन 4a। ओके, और देन 1 प्लस dy/dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 9x अपॉन 4a। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप ज़्यादा इसका एलसीएम ले सकते हो। राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास कितना बनेगा 4a, ऊपर आएगा 4a प्लस 9x। ओके, और अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए आप, समीकरण 2 में मान पुट करना। तो बाई 2 क्या लिखा जाएगा, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज अंडर रूट 4a प्लस 9x अपॉन 4a, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा dx आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में dx होगा। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है 4a, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो आप, तो ये कितना आ जाएगा 1/2√a, 4 का 2 आएगा और a का कितना आ जाएगा √a आ जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास क्या बचा 0 to a इंटीग्रेशन किसका, ऑफ रूट 9x प्लस 4a, इसका इंटीग्रेशन करना। और अब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/2√a, ऑलरेडी कांस्टेंट है, और इसका हमारे पास आएगा 9x प्लस 4a पावर 3/2 अपॉन 9 इंटू 3/2, ठीक है, पावर हाफ है, तो कितना हो जाएगा पावर 3/2, हाफ प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 3/2, और मल्टीप्लाई में अपॉन में क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और लिमिट्स क्या है इसके अंदर, लिमिट्स हमारे पास है 0 to a,
यानी कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है इंटीग्रेशन के लिए? फॉर्मूला मैंने ये लगाया है, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है? ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और अब यहाँ पर लिमिट्स हैं तो हम कांस्टेंट नहीं लगाते, ये फॉर्मूला यूज़ किया मैंने यहाँ पर। ओके, तो अब अगले स्टेप के अंदर इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 9 इंटू 3 दैट इज 27 रूट ए। ठीक है, और अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करो आप, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9a प्लस 4a। ध्यान दीजिएगा, x के स्थान पर a पुट करेंगे, पावर 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, दैट इज 0 प्लस 4a पावर 3/2। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 1/27 रूट a। 9 और 4 13 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, तो दैट इज 13a पावर 3/2 माइनस 4a पावर 3/2। और अब यहां से कॉमन निकाल दो आप। कॉमन हमारे पास बनेगा 1/27 रूट ए रेज टू द पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, और अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? 13 रूट 13, क्योंकि 13 की पावर कितनी है? 3/2 है। ऐसे ही यहां पर क्या आएगा? -4 रूट 4 यानी कि 2। 4 रूट 4 लिख सकते हो आप। क्योंकि पावर कितनी है? 3/2 है, 1.5। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, फर्स्ट टर्म यहाँ मिस्टेक हो गया, 13 रूट 13। और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा, देखो आप, a की पावर हाफ कैंसिल, तो a की पावर 1 होगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a/27 दैट इज 13 रूट 13 माइनस 8। क्यों? 4 का 2 आएगा, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, कहने का मतलब लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम वर्टेक्स टू गिवन पॉइंट। ठीक है, चाप की लंबाई है कहाँ से? शीर्ष से, जो उसने बिंदु दे रखा है। तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा आप, मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू।